मैं सितांशु शेखर त्रिवेदी आज आपके बीच में एक बार फिर से आज मैं अपनी दूसरी कक्षा लेकर के आया हूँ। जैसा कि हमने आपसे कह दिया है कि पढ़ने से पहले थोड़ा सा ध्यान लगाना आवश्यक होता है, जिससे कि मन आत्म केंद्रित हो सके। नहीं तो तन तो यहाँ रहेगा आपका पढ़ने पर, लेकिन मन कहीं और भटकता रहेगा। तो ऐसी पढ़ाई से कभी कोई मतलब न निकला है, न निकलेगा। तो मन को एकाग्रचित्त करने के लिए, यानी कि जहाँ पर तन है वहीं पर मन लगाने के लिए हम ध्यान लगाते हैं। तो आप सब भी मेरे साथ ध्यान लगाइए। आप सबसे यही अनुरोध है। अब चूंकि कल हम वर्ण पढ़ा रहे थे, भाषा पढ़ा रहे थे, भाषा के बाद हमारा हेडिंग आया था वर्ण। वर्ण के दो भाग हमने बताए थे, स्वर एवं व्यंजन। तो सबसे पहले इन सबको जानने से पहले एक हेडिंग आप लिख लीजिए, वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला क्या होता है? जिस तरह से आपने फूल देखा है, कई फूल मिल करके एक माला बनाते हैं, कई फूल मिल करके एक माला बनाते हैं, यानी कि फूलों का एक क्रम हो जाता है। फूल जब एक क्रम में लग जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? माला। वैसे ही वर्ण जब एक क्रम में सुसंगठित तरीके से एक साथ एक जगह रख दिए जाते हैं तो उनको वर्णमाला कहते हैं। इसको आप लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, वर्णों के सुसंगठित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। आप साथ में अपना नोट्स भी बनाते चलेंगे तो आपको बाद में पढ़ने में आसानी रहेगी। वर्णों के सुसंगठित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब जैसा कि कल हमने शॉर्ट में आपको स्वर एवं व्यंजन बता दिया था, तो आज मैं स्वर को विस्तृत तरीके से पढ़ाऊंगा। स्वर क्या होता है, स्वर में क्या क्या नहीं होता, आपको हर चीज। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो नहीं लिख पाए हैं। आज का मुख्य हेडिंग आपका स्वर रहेगा। स्वर कल हमने पढ़ा था स्वर कितने होते हैं, आज सब बात करेंगे। कहाँ पर 13 मानते हैं, कहाँ पर 11 मानते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आज इन सब के बारे में विस्तृत पढ़ाई होगी। स्वर हेडिंग डाल लीजिए, फिर लिखिए। वैसे कल लिखा दिए थे, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको स्वर कहते हैं, यानी कि जिन्हें बोलने में हम किसी की भी सहायता नहीं लेते उनको हम स्वर कहते हैं। आप लिख लीजिए फिर से, जिन जो कल नहीं लिख पाए थे वो आज लिख लें। स्वर जो
स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते, या दूसरे शब्दों में आप लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं, जिनका उच्चारण बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जो कल नहीं लिख पाए थे इस चीज को आज फिर से लिख लें। यहां लिख दीजिए दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में। जो नहीं लिख पाए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, आपको लिखने में आसानी होगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है हमारे पास कि स्वरों की संख्या कितनी है, क्योंकि कहीं हम पढ़ते हैं 11, कहीं पर पढ़ते हैं 13। तो आइए देख लेते हैं स्वर में क्या क्या आता है। अ, आ, ई, उ, सातवें नंबर पर आप हमेशा ऋषि रखेंगे। आगे हम बताएंगे आपको कि क्यों सातवें नंबर पर इसको रख रहे हैं। ऋषि, ए, ओ, औ। अगर देखा जाए तो स्वर हमारे इतने ही हैं, जिनकी संख्या 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे स्वरों की संख्या इतनी ही मानी गई है। लेकिन परंपरागत, जैसे छोटे बच्चों की किताब में देखेंगे तो परंपरागत तरीके से इनकी संख्या 13 मानी गई है। और उसके आगे क्या जोड़ दिया गया है? अम, अह। तो ये हमारे स्वर हैं। मुख्यतः स्वर तो इतने ही हैं, लेकिन परंपरागत तरीके से देखा जाए तो 13 है। इस चीज को आप ध्यान में अपने रखेंगे। स्वरों की संख्या, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर की परिभाषा पढ़ लिए हम, स्वर में क्या क्या आता है ये भी पढ़ लिए। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं देखिए, आपको कहीं कहीं पे इसको 3 पढ़ने को मिलेगा और कहीं कहीं पर 2। क्योंकि हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो सही तो देखिए आपका 2 ही है, 3 नहीं। लेकिन आपकी किताब में दिया रहता है कि ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3। लेकिन ये जो है आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलता। इसका उपयोग आपको संस्कृत में ही मिलेगा, संस्कृत में ही मिलता है ये। तो इसलिए हम स्वरों की संख्या को 2 ही मानेंगे। जब भी आपके प्रश्न
प्रश्न पत्र में आएगा कि स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। ऑप्शन दे दिया 1 2 3 4, तो आप हमेशा 2 ही पर टिक करेंगे, तभी आपका सही होगा। नहीं अगर 3 कर दिए तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा इस चीज को याद रखना है कि स्वरों की संख्या हिंदी में 2 ही मानी गई है और संस्कृत में 3 मानी गई है। ये तो हो गया है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन्हें बोलने में या जिनके उच्चारण में, जिन ऐसे लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में, उच्चारण मतलब बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर के अंतर्गत पढ़ते हैं या उनको ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। आप लोग को जो अच्छा लगे वो लाइन लिख लीजिए। अब ह्रस्व स्वर आपके कौन कौन से हैं, इस बात को थोड़ा सा लिख लीजिए। तो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर को आपको कुछ और नाम दिया गया है। ह्रस्व स्वर को एक नाम और दिया गया है मूल स्वर। मूल स्वर। और क्या नाम दिया गया है आपको? एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर। अब इस सब पर विचार करेंगे कि ह्रस्व स्वर को मूल स्वर और एक मात्रिक स्वर क्यों कहा गया है, और इसको लघु स्वर भी कहते हैं। लघु स्वर, लघु मतलब होता है छोटा। अब जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पर कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है किसमें? उच्चारण में, इसलिए इसको एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। ठीक, इनके अन्य नाम कैसे पढ़े हैं? ये ह्रस्व स्वर तो है ही। मूल स्वर क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्हीं स्वरों से और स्वर बने हैं, इसलिए इसको मूल स्वर कहा गया है। अभी ये भी बात करेंगे कि मूल स्वर क्यों कहा गया है। अब जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे, लघु मतलब होता है छोटा। दोहा सवैया में देखेंगे तो मात्रा लगती है कि लघु गुरु, तो इसमें जहां इसका ऐसे लिखते हैं तो यहां लघु। आपको सब बात बताई जाएगी आगे। ह्रस्व स्वर, इनकी संख्या कितनी है? अ, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि, इनकी संख्या कितनी है? 4। अगर आप लोग को प्रश्न उदाहरण के माध्यम से समझाते चलेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। अब जैसे कि आपके प्रश्न पत्र में दे दे कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। मूल स्वरों की संख्या बताइए। अब जैसे आप पढ़े रहेंगे तो आप तुरंत देखेंगे 4 कहाँ है, किस ऑप्शन में है, तुरंत आप 4 पर टिक कर देंगे। नहीं पढ़े रहेंगे तो सोचते रह जाएंगे कि क्या है। तो मूल स्वरों की संख्या बताइए, तो किस पे आप टिक करेंगे? हमेशा 4 पर। जैसे कई ऑप्शन दिया रहता है वैकल्पिक प्रश्नों में,
तो जहां पर 4 लिखा रहेगा आप उसी पर टिक करिएगा, तो आपका उत्तर सही माना जाएगा। अब मूल स्वर, इसको मूल स्वर ही क्यों कहा गया है? तो आप जो आ पढ़ते हो ये मूल स्वर नहीं है, ये इसमें एक मात्रा लगाने से आ बना है। छोटी से आपकी बड़ी बनी है, छोटा ऊ से बड़ा ऊ बना है, और री से बड़ा री बना है। हालांकि हिंदी में इसका कम ही यूज है, लेकिन है, ऐसे बनता है। तो इसीलिए इसको मूल स्वर कहा गया है। ये हमारा स्वर हो गया, ह्रस्व स्वर। अब हम बात करेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, जिन स्वरों में 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर के अंतर्गत पढ़ते हैं या कहा जाता है। आपको जो पसंद आए आप वो लाइन लिख सकते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, छोटा पड़ेगा थोड़ा सा लाइन, वही लिख लीजिए आप। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। या तो दूसरे शब्दों में आप लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में जिन स्वरों के उच्चारण में, देखिए वहां पर कितना लग रहा था ह्रस्व में 1 मात्रा का, इसमें कितना लग रहा है 2 मात्रा का। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। जिन स्वरों के, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, या जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाता है। आपको जो पसंद आए आप वो लिख सकते हैं। दीर्घ स्वर के और भी नाम हैं, दीर्घ स्वर के और भी नाम हैं। दीर्घ स्वर का और नाम क्या है? गुरु स्वर, और एक नाम है, आप लोग बताइएगा कौन सा नाम है। यहां से देख पा रहे हैं 2 मात्रा का समय लग रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर। दीर्घ स्वर को हमने क्या 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 नाम दिया है या दिया गया है? दीर्घ स्वर को गुरु स्वर और द्विमात्रिक स्वर कहा गया है। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आपके कौन कौन से स्वर आते हैं, लिख लीजिए आप। अभी बताया था आ, ई, उ। अब देख रहे हैं बोलने में ज्यादा समय लग रहा है, उसको बोलने में कैसे? अ, ई, उ, अ, आ, ई, उ, ऐसे है ना। फिर क्या है आपका? ए,
ए ओ औ। इनकी संख्या कितनी है? 7। इनकी संख्या कितनी है? 7। अब आप कहेंगे कि संख्या हम क्यों बार बार लिखवा रहे हैं? कभी कभी क्या होता है कि आपको चीजें तो याद हो जाती हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कहाँ रहेगा, किसमें कितनी थी। अब जैसे यहाँ पर हम 7 लिख दिए हैं, आपको इसमें से बीच में से कोई एक भूल गया तो आप हर चीज याद करोगे कि 7 हमको इसको पूरा करना है। तो आ ई उ ए ऐ ओ औ, आप इसको 7 पूरा करोगे। इसलिए मैं संख्या लिखता हूं कि आपको जैसे भी याद हो सके, जैसे भी समझ में आए, आप वो हर तरीका अपनाइए जैसे आप याद कर सके। अब चूंकि प्लुत स्वर हिंदी का तो है नहीं, लेकिन आप पढ़ लीजिए कंपटीशन में कहां से प्रश्न बन जाए, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्लुत स्वर भी। लेकिन एक बात अच्छे से जान लीजिए कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 2 ही है। आपको प्रश्न पत्र में अगर यह प्रश्न आ जा रहा है तो आपको 2 पर ही टिक लगाना है, कुछ भी हो जाए। प्लुत स्वर, इसे आप जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाता है। इसका पहचान जानते हैं? किसी भी स्वर के आगे, जैसे अ है, उसके सामने हिंदी वाला 3 अगर आप लिख दे रहे हो तो वो प्लुत स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, जैसे अभी आप लोग, इसका एक सबसे सफल उदाहरण है ओम। ओ म ऐसे रहता है। जैसे अभी बोल रहे थे तो कितना भी, जितना आपके पास सांस है उतना समय ले लीजिए। ओम मतलब देखिए सबसे ज्यादा समय लग रहा है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि घर पर लोग बुलाते हैं तो वहां वो वाला शब्द यूज नहीं करेंगे, तो बुलाते समय क्या कहते हैं? जैसे किसी का नाम लीजिए, विकास है, ए विकास, तो का, यहाँ पर आ के सामने क्या लग गया? ज्यादा समय लग गया ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। इसको हम इरेज करने जा रहे थे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। अब जैसे कि हमने कहा कि अम अह ये स्वर के अंतर्गत नहीं आती, ये परंपरागत स्वर के अंतर्गत है, लेकिन ये मुख्यतः स्वर के अंतर्गत नहीं गिने जाते। तो ये आते कहाँ है? एक शब्द बना है अयोग वाह, अयोग वाह, अयोग वाह। इनको क्यों कहा गया? योग मतलब होता है जुड़ना, जोड़, जोड़ यानी जुड़ना, और अ मतलब जिनका कोई जोड़ ही नहीं है। अयोग वाह मतलब योग का मतलब है जोड़ और अ का मतलब नहीं, यानी कि जो कि जुड़ा ही नहीं है। कहा नहीं जुड़ा है? वर्णमाला में। तो अयोगवा,
अब ये कैसे पता? तो संस्कृत में एक कथा है कि पाणिनि जी जो बना रहे थे व्याकरण, उसमें आयुर रिले के होंगे और मंडनम करके है पूरा, उसमें अंग अह का कहीं भी जिक्र नहीं। 14 सूत्र हैं, 14 सूत्र हैं। पहला में अ ई उ र ऐसे करके आपके 14 हैं। अगर आप कहेंगे तो हम आपको लिखवा देंगे। वैसे हमें उसकी यहाँ कोई जरूरत हिंदी में नहीं समझ में आ रही, संस्कृत वालों को पढ़ाता हूं मैं ये चीज। तो अयोगवाह बता दिए कि आपका कहाँ यूज है, वो कैसे रखे गए हैं। एक स्वर है हमारे संयुक्त स्वर, जैसे कि मूल स्वर हो गया। मूल स्वर में क्या क्या था? अ आ, अरे सॉरी, अ छोटी छोटा उ री। दीर्घ में आपका 7 था। स्वरों में एक आता है संयुक्त स्वर। कभी कभी परीक्षा में दे देता है कि संयुक्त स्वर पहचानिए, संयुक्त स्वर। तो इनकी संख्या भी कितनी है? 4 है। ए ओ औ, इनकी संख्या कितनी है? 4। अब ये संयुक्त कैसे हुए? अ प्लस ई बराबर आपका ए आएगा। अ प्लस ए करेंगे तो आपका ए आएगा। अ प्लस उ करेंगे तो आपका ओ आएगा। अ धन ओ करेंगे तो आपका औ आता है। इसलिए देखिए कि 2 स्वरों से आपका एक स्वर बन रहा है, 2 स्वरों से आपका ये स्वर बन रहा है, 2 स्वरों से आपका ये स्वर बन रहा है, 2 स्वरों से मिलकर आपका ये स्वर मिल रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? संयुक्त स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। और बाकी की कक्षाएं अब आपको कल दी जाएंगी। कल की कक्षा लेना आप न भूलें, क्योंकि कल बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है इसी वर्णमाला पर आधारित। वर्णमाला आपकी बहुत ही लंबी कक्षा है, इसलिए वर्णमाला को आप हल्के में न लें। जहां से आपके 5-6 प्रश्न बनते ही बनते हैं, और कंपटीशन वाले परीक्षा में 4-5 अंक बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और आपको यह कक्षा अच्छा लगे तो आप हमसे जुड़े रहिए।